हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है अभी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो जो सब्जेक्ट बेसिस जो चल रहा है हायर मैथमेटिक्स का, लीनियर अलजेब्रा का, वो है। और दूसरा चीज़ जो रीजनिंग है ना, जो कि सेट नेट है ना, चाहे यूजीसी नेट हो, सीएसआई नेट हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर या पार्ट ए जो होता है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। आज हम जो लीनियर अलजेब्रा का जो 5th चैप्टर है ना, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में इससे पहले देखा था, ज़रूर देख लीजिए। उसी पर जितने भी 12 लेक्चर्स हुए हैं उसमें है ना, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं वो आज हम देखने वाले हैं। जो सीएसआई नेट में जो प्रीवियस में आए हुए हैं ना, उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है सीएसआईआर नेट जून 2011 का पार्ट सी का क्वेश्चन है। और पार्ट सी जैसे ही बोला जाए तो समझना चाहिए मल्टीपल करेक्ट आंसर। ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है कि एक से ज़्यादा। क्लियर है ना, ठीक है। चलो फोकस करना। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एन बी 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट एन क्यूब इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स ना, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है 3x3 ऑर्डर का होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू करके, है ना। फर्स्ट ऑप्शन एन इज नॉट सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, एन इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, एन हैज़ ओनली वन, है ना, वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर, फिर एन हैज़ 3 एल आइगन वेक्टर्स करके। अच्छे से फोकस करना। ऑप्शंस तो बात की बात है, ये पहले समझो, है ना। एन जो है 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि 3 ऑर्डर का कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जब एन क्यूब इक्वल टू 0 का सिचुएशन आ रहा है, मतलब यहाँ से आपको समझना चाहिए कि जो मैट्रिक्स एन है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और वो जानबूझ करके एन से रिप्रेजेंट किया ताकि सामने वाला समझ जाए भैया ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन प्रॉपर्टी से तो आपको समझना ही चाहिए क्या है निलपोटेंट, है ना। आपको पता है कि एन को मैं निलपोटेंट कहूँगा, कंडीशन ये है ना। एन अगर कोई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और वेयर के लेस देन आर इक्वल टू, तो कम से कम के एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, कह जाए, है ना, जिसके लिए अगर 0 दे देता है तो इस तरह के मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। परफेक्ट है। यहाँ पर सीधा सीधा के इक्वल टू एन का सिचुएशन है क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है और सीधा सीधा एन क्यूब इक्वल टू 0 दे रहा है। क्लियर ना, ओके, इतना तो समझ आ गया निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्लियर है ना, एन इज निलपोटेंट। और निलपोटेंट होने से क्या होता है, जितने भी आइगन वैल्यूज़ हैं, ऑल आइगन वैल्यूज़ आर 0। कितने आइगन वैल्यूज़ होंगे, 3 आइगन वैल्यूज़ होंगे। 3x3 मैट्रिक्स हैं और तीनों के तीनों क्या हैं, 0 हैं, ठीक है ना। इसका मतलब एम कितनी है, 3, 0 की, है ना। तो सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू है 0। अब बात आती है ऑप्शंस की, है ना। और एक चीज़ हमने देखा था डायगोनल एलिजिबिलिटी के सिचुएशन में कि जितने भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं वो नॉट डायगोनलाइजेबल नहीं होते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नल मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स जब नल मैट्रिक्स होता है तभी वो डायगोनलाइजेबल होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। लेकिन क्वेश्चन में तो नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स लिखा है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब नॉट डायगोनलाइजेबल। अब डायगोनलाइजेबल ही नहीं है, इसका मतलब किसी डायगोनल मैट्रिक्स सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और बी इसी पर बेस्ड है ना। एन इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, सिमिलर हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि डायगोनलाइजेबल नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब एन इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है। डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होने का मतलब है कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और ये तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसका मतलब नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये करेक्ट है, इसका मतलब ये डिस्कार्ड हो गया। इतना क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी और डी पे फोकस करते हैं। एन हैज़ 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, एन हैज़ 3 आइगन वेक्टर, ओके, है ना। आइगन वेक्टर जब बोले ना तुरंत जीएम से लिंक करना चाहिए, क्योंकि जितनी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ना, उतनी ही क्या होती है, आइगन स्पेस की डायमेंशन होती है, ठीक है, क्लियर है। और आइगन स्पेस में जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी कि सिंपल सी बात बोलूँ, नॉन जीरो आइगन वेक्टर, है ना, आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो होता है ना, ठीक है ना, उसी पर बेस्ड है ये। एन के पास एक ही नॉन जीरो आइगन वेक्टर है, ये नॉन जीरो देकर के बहुत कन्फ्यूजन कर रहा है। सबसे पहले जिससे बता दूं, आइगन वेक्टर नॉन जीरो ही होता है, ठीक है ना। तो एन हैज़ 1 आइगन वेक्टर, बस समझो इसको। ऐसा लिखा है तो भी कोई बात नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं। 3 एल आइगन वेक्टर है कि एल आइगन वेक्टर है, ये पूछा है। आपको पता होना चाहिए निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, और इसमें सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू है ना। कोई एग्जाम्पल लेकर के भी आप क्लियर कर सकते हो, है ना, चाहो तो। मैंने ले लिया 0 0 0 1 1 0 0 0 0, परफेक्ट ना। ये आपका नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का है, देख सकते हैं तीनों के तीनों आइगन वैल्यू 0 0 0 है। और यहाँ पे, है ना, नॉट डायगोनलाइजेबल का सिचुएशन, ठीक है। नलिटी ऑफ a माइनस 0 निकाल लीजिए, एग्जैक्टली यही होगा gm करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। और ये नलिटी ऑफ a माइनस 0 है, मतलब नलिटी ऑफ ही तो है, इसका मतलब n माइनस रैंक ऑफ है, ठीक है ना। n क्या है, ऑर्डर 3 है, माइनस रैंक ऑफ है ना। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 एल आई आइगन क्या बोल सकते हैं, कॉलम्स हैं, या फिर, है ना, 2 जो है, और एल आई लोज भी हैं। इसका मतलब इनकी रैंक कितनी है, 2, 3 - 2 कितनी हुई, 1। इसका मतलब कि जीएम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0 कितनी है, 1। और इसका मतलब होता है
आइगन स्पेस की जो डायमेंशन है 1 है, इसका मतलब आइगन स्पेस की जो बेसिस होगी, है ना, ठीक है, सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर होगा, सिर्फ एक ही, मतलब इनकी जो बेसिस होगी उसमें सिर्फ एक ही वेक्टर होगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉन जीरो वेक्टर होगा, ठीक है ना। और एक्चुअल में जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, 2 नॉन जीरो आइगन वेक्टर या 3 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, एल आइगन वेक्टर, तो समझना चाहिए वो पूछ रहा है आइगन स्पेस के बेसिस में कितने हैं। क्योंकि सिंपल सी लॉजिक की बात है भैया, अगर एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो कहाँ ना बहुत सारे आइगन वेक्टर, है ना, आइगन वेक्टर इन्फिनिटली में आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, इतना तो दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन है ना, वो एक या दो की बात कर रहा है, मतलब वो समझना चाहिए कि भैया वो किसकी बात कर रहा है, बेसिस में कितने हैं, आइगन स्पेस के बेसिस में कितने वेक्टर हैं, कितने नॉन जीरो आइगन वेक्टर हैं, उसकी बात कर रहा है। तो भाई डायमेंशन 1 है तो सिर्फ एक ही नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा ना भाई, इनका बेसिस जो है उसमें सिर्फ एक ही रहेगा ना, यही तो पूछ रहा है ना। यहाँ 3 आइगन वेक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आंसर वो सी। क्लियर हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, CSIR ने दिसंबर 2011 पार्ट बी का क्वेश्चन है, पार्ट बी दैट मीन्स सिंगल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, फोकस करना। लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स टू 6 एंड ट्रेस ऑफ इक्वल्स टू 0। ए जो है 3x3 मैट्रिक्स है, जनरली देखना एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना वो 3x3 या 2x2 मैट्रिक्स से ही लिंक रहता है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो है 3x3 मैट्रिक्स इस तरह से है कि, और रियल एंट्रीज है, जहाँ रियल एंट्रीज बाय डिफॉल्ट फील्ड को भी आप आर समझ लीजिए, है ना, ठीक है। डिटर्मिनेंट कितनी है 6 और ट्रेस कितनी है 0। ओके, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल्स टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब क्वेश्चन में बोला है देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर करके, है ना। 4 ऑप्शन अलग अलग है, जिसमें एक चीज़ तो कॉमन है 1 2 3, बट उसमें माइनस प्लस का खेल है, ठीक है ना। चलो अब फोकस करते हैं। मैं जब कॉन्सेप्ट बता रहा था ये जो चैप्टर का, है ना, बहुत सारे 12 वीडियो लेक्चर इसमें दिया हुआ और इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कशन किया है, बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे नोट भी मैंने बताया था। याद कीजिए, मैंने बताया था कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना, किसी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट जो आप निकालते हो उसको आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि वो जो आइगन वैल्यूज़ आप निकाल लीजिए उनका प्रोडक्ट कीजिए, यानी कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। इसी तरह से अगर ट्रेस की बात करें, जो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो किसके इक्वल होता है, जो ट्रेस होता है ये होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ठीक है ना। अब इसी को लॉजिक लगाते हैं, कौन सा बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन तो छोटे छोटे ऑप्शन हैं, इसी को क्लियर कर लेते हैं। आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए के आइगन वैल्यूज़ पूछा है, अगर ये ए के आइगन वैल्यूज़ होंगे इसका मतलब ये होंगे ना, ये तीनों अगर आइगन वैल्यूज़ होंगे तो इन कंडीशंस को होल्ड करेगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए भैया, है ना, गिवन है 6, ये गिवन है 6 और ट्रेस कितना है, ये गिवन है 0, ठीक है, समझ आ रहा है ना। डिटर्मिनेंट होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो कि 6 के इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये आइगन वैल्यूज़ होगा तो इनका प्रोडक्ट्स, है ना, मस्ट है, नेसेसरी है कि 6 आया और ट्रेस है मस्ट है 0। तो पहले डिटर्मिनेंट को लिंक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 2 × 3 तो -6 आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया, है ना, ठीक है। अगर इसकी बात करें -1 × 2 × -3 ये आ जाएगा +6, ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोलेंगे हो जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है। अब इसकी बात करें 1 × 2 × -3 तो -6 आ रहा, मतलब ये भी डिस्कार्ड हो गया। -1 × -2 × 3 आ रहा है 6, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे डिस्कार्ड कर दिए इस कॉन्सेप्ट से, बचा बी और डी। अब बी और डी में, है ना, अब ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट लगा कर देखते हैं। ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो कि 0 होना चाहिए, है ना। इनका जो सम है 0 आ रहा है, इनका सम, है ना, इनका सम जो है -3 -1 -4 +2 0 नहीं आ रहा है ना, ठीक है। इनका सम कीजिए 0 नहीं आ रहा है, बट इनका सम -3 + 0 आ रहा है, तो ये तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना। 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाने से बचा सिर्फ एक ही आंसर होगा डी। ये होता है एक तरीका, आप पूरे डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट के ट्रिक के थ्रू भी देख सकते हो। 3 ऑप्शन डिस्कार्ड मतलब एक ही तो बचा ना, कंपटीशन में तो ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। अब कंफर्म करने के लिए इसको हम ले सकते हैं, ये बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई 0 होना चाहिए, उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने को पता है कि अगर एक ही आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए प्लस आई की जो आइगन वैल्यू होगी लैम्डा +1 होगी, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ए की आइगन वैल्यू, है ना, क्या है, -1 है, -2 और 3 है ना, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो फिर यहाँ से ए प्लस आई की आइगन वैल्यू क्या होगी, -1 + 1 -2 + 1 3 + 1, यानी कि 0 -1 और 4। तो एक ठो आइगन वैल्यू 0 आ गया, मतलब इसकी डिटरमिनेंट मस्ट भी क्या होगा, है ना, 0। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो फाइनली आंसर होगा आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर -1 -2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, CSIR ने दिसंबर 2011 का ही क्वेश्चन है, पार्ट बी का ही क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छे से फोकस करना। सपोज मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 40 -29 -11 -18 30 -12 26 24 -50 3x3 मैट्रिक्स है, हैज़ अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा नॉन जीरो एज एन आइगन वैल्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है
एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 जिनके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है, निश्चित कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा जो कि नॉन जीरो है, जो कि आइगन वैल्यू के रूप में है इसका, ठीक है। इतना क्लियर, यहाँ से बेसिकली समझ आ जाता है कि भैया फील्ड हमारा सी है, ठीक है ना, और जिसका एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू के तौर पे दिया हुआ है लैम्डा। इतना क्लियर हुआ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, है ना। यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शंस गिवन है, आपको पूछा है कि भैया इनमें से कौन सा है जो मस्ट बी एन आइगन वैल्यू, एक तो आइगन वैल्यू होगा ही होगा। एक बेसिक चीज़ तो हम समझ लिए कि फील्ड होगा सी, है ना, और एक आइगन वैल्यू जो कि नॉन जीरो है वो पहले से गिवन है, ठीक है ना। तो एक आइगन वैल्यू गिवन है ना, और एक आइगन वैल्यू आपको बताना है। टोटल 3 आइगन वैल्यू होंगे यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है मतलब, और 3 आइगन वैल्यू से एक फिक्स है, एक बताना है, तो एक तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो कैसे फाइंड करेंगे? एंट्रीज़ को देख करके समझ आ रहा है कि बड़ी बड़ी एंट्रीज़ है, बड़ी बड़ी मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, डबल डिजिट नंबर है, तो कुछ ट्रिक तो होगा। बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताया गया था, एक तरीका ये बताया गया था, है ना, रो या कॉलम में हर एक रो का सम अगर अल्फा आ रहा है तो अल्फा उसका आइगन वैल्यू होगा, ठीक है ना, मैंने बताया था, याद करो। तो यहाँ पे ये रो है, ये रो है, ये रो, या फिर कॉलम में देखो या तो रो में देखो, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। तो यहाँ से ट्रिक मिल रहा है, ध्यान से देखिए, 40 - 29 - 11, तीनों को सम कीजिए, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। सेम -18 + 30 - 12, ठीक है ना। अब इन तीनों को सम कीजिए, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब इन तीनों को सम कीजिए, 26 + 24 - 50, तीनों का सम फिर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के जितने भी रो हैं उनका जो सम है वो 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाइज 0, है ना, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो 2 आइगन वैल्यू समझ आ गया, एक तो पहले से गिवन है नॉन जीरो आइगन वैल्यू लैम्डा, और एक आइगन वैल्यू मिला 0। तो 2 आइगन वैल्यू है लैम्डा और 0। जिसे फाइंड करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा 1 है, ये हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है जो ट्रेस होता है सम ऑफ, है ना, आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होता है, और सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज के भी तो इक्वल होता है, दैट इज़ 40 + 30 + 50, यानी -50, है ना। तो इन तीनों का जो सम होगा वही ट्रेस होगा, और ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल, ठीक है। तो लैम्डा 1 + लैम्डा + 0, इतना क्लियर है कि नहीं, है ना। तीनों का सम होगा, ठीक है ना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज या ट्रेस दोनों इक्वल होता है। ये कितना हो जाएगा? 70 - 50, दैट इज़ 20। लैम्डा 1 + लैम्डा + 0 क्या आएगा? लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी मिली? 20 - लैम्डा। क्लियर हुआ कि नहीं? लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 20 - लैम्डा, दैट इज़ 20 - लैम्डा इज़, है ना, मस्ट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, CSI NET जून 2012 का क्वेश्चन है, पार्ट सी का ही, ठीक है ना। अच्छे से ऑब्जर्व करना। लेट n बी ए नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स सच दैट n स्क्वायर इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू करके। n इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, n इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, n हैज़ 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, n हैज़ 3 आइगन वेक्टर्स है। याद कीजिए, इस तरह से फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन भी हमने देखा था, है ना, वो 2011 का था, ये 2012 का है, वही पार्ट सी का था, ये भी पार्ट सी का है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस n³ 0 था, यहाँ n स्क्वायर 0, बाकी है तो सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन भी एज इट इज सेम दे दिया, कॉपी कर दिया है ना, ठीक है। तो याद रखिए, इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, इसका मतलब है 2 इंडेक्स का एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन है तो नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होता है कैन नेवर बी डायगोनलाइजेबल। इसका मतलब कभी भी n जो है किसी डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर नहीं होगा, है ना। इसका मतलब सिमिलर है वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, तो n इज नॉट सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल करेक्ट है। अब बचा 2 ऑप्शन, n हैज़ 3 आइगन वेक्टर की जहाँ तक बात है, अगर 3 आइगन वेक्टर होगा इसका मतलब GM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0 3 हो जाएगा, और हमें पता है कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है वो सिर्फ 0 है, 3 टाइम्स है। AM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0 कितने हैं? 3, तो AM GM इक्वल हो गया, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। डायगोनलाइजेबल तो नहीं होता ना, इसका मतलब 3 आइगन वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है। अब बचा ये n हैज़ 1, बिल्कुल यही होगा, है ना, उसमें भी बताया था, इसमें भी बताया था, वही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, है ना, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है ना। आप इसमें सॉल्व करके देख लीजिए, आप यहाँ पर पाएंगे कि जो नलिटी ऑफ a - 0 आई है ये कितनी है? 1 है, और अगर 1 है इसका मतलब है जो GM करस्पॉन्डिंग टू, है ना, लैम्डा इक्वल टू 0 है वो 1 है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस जो है वो 1 है, इसका मतलब आइगन स्पेस की जो बेसिस होगी सिर्फ एक ही नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा, तो n हैज़ 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेम, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, CSI NET जून 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जून 2014 का पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है, ओनली 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छे से फोकस करना। लेट ए बी अ 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट द सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो ऑफ इज 1, ठीक है ना। ओके, क्या बोला? ए जो है 5x5 मैट्रिक्स है जिसके जो एंट्रीज आ रही है ना वो क्या है? रियल है, ठीक है। और इस तरह से है कि सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज़ 1, ठीक है ना। जो ए है उनकी हर एक रो का जो सम है 1 है, देन सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए क्यूब इज, ऑप्शन है 3
15, 5, 125। ठीक है, कुछ हिंट मिल रहा है इसको देख करके, याद कीजिए एक रिजल्ट बताया गया था नोट, यहाँ तक कि मैं इसको प्रूफ भी बताया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ए जो है 5x5 मैट्रिक्स है ना। ठीक है, और ये जो रो है समझ लीजिए। ठीक है, अब इनका जो सम है क्या है 1 1 1 1 1। तो फिर ए क्यूब में क्या हो जाएंगे, ये जो रो हैं इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, है ना। याद कीजिए, अगर इसमें हर एक रो का जो सम है अगर लैम्डा है, ठीक है, तो ए पावर के में हर एक रो का सम लैम्डा पावर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हर एक रो का जो सम है 1 है 1 है 1 है 1 है 1, इसका मतलब 1 इसका आइगन वैल्यू होगा, ये भी क्लियर है ना। और हर एक रो का सम अगर 1 है तो फिर ए क्यूब में हर एक रो का जो सम होगा 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब 1 क्यूब, है ना। 1 क्यूब इसका आइगन वैल्यू होगा, और 1 क्यूब इंटरेस्टिंग ये है कि 1 ही होगा, है ना। परफेक्ट। तो ए क्यूब के हर एक रो का जो सम है वो 1 है, तो ये पूरा ऐड होकर के 1 आ गया, 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 ये पूरा ऐड होकर के 1 आ गया। अब जो इनको है ना टोटल अगर सम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, है ना। इसका मतलब पूरे एंट्रीज़ का जो सम है 5 आ जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं। ये पूरा सम होकर के 1, ये पूरा सम होकर के 1, सम होकर के 1, सम होकर के 1, सम होकर के 1। अब सिर्फ इनको टोटल सम करना था, वो है 5। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए क्यूब इज 5। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, CSIR नेट दिसंबर 2014 का है, पार्ट बी का। ठीक है ना, अच्छे से फोकस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर फील्ड आर। ये अलग अलग ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको बताना है इसमें से कौन डायगोनलाइजेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट लिखा है ना, नहीं तो होता क्या है कभी कभी ऐसे में हम डायगोनलाइजेबल पर फोकस किए, बस उसी को देखने लग गए। लेकिन ध्यान रखना नॉट डायगोनलाइजेबल, इनमें से बताइए कौन सा एक नॉट डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि ऑप्शन है ना पार्ट बी का मतलब एक ही करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब इनमें से कोई एक होगा जो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। और डायगोनलाइजेबल के लिए क्या होता है, कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब कहलाता है जब हो सकता है सीधा सीधा वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो ऐसे तो 4 ऑप्शन में कोई डायगोनल मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, दूसरे डेफिनेशन ये है कि वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए ज़बरदस्त ट्रिक है कि AM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू GM करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू फील्ड। यहाँ पर क्या है R है ना, तो मैं R लिख दिया। तो जितने भी होंगे आइगन वैल्यूज़, हर एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग AM GM के होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल रहता है ना, तो एक अच्छी बात ये रहती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होता है वही आइगन वैल्यूज़ होते हैं। परफेक्ट ना। ऑप्शन नंबर ए, इसमें आइगन वैल्यूज़ क्या है 1 2 1, ठीक है। आइगन वैल्यू है 1 2 1, तो 2 के करस्पॉन्डिंग है ना, ऑब्वियस सी बात है 2 के करस्पॉन्डिंग जो हो है ना AM 1 होगा, तो यहाँ पर तो GM 1 होना ही है, मस्ट है ना, ये तो बताया गया था, ठीक है। अगर AM 1 है तो GM मस्ट भी 1, तो AM GM इक्वल होगा, है ना, एक है तो। लेकिन 1 है, इसमें है थोड़ा चैलेंजिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है ना। अब GM की बात करते हैं, तो GM क्या है, GM होगा लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग नलिटी ऑफ A माइनस 2i, है ना। और ये होगा 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो 3 माइनस रैंक ऑफ A माइनस 2i करके। A माइनस 2i की रैंक देखिए, है ना, ये है A माइनस 2i करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस 2n -1, ये तो 0 0 ही है, 2 माइनस 2n के 0, है ना, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग देखना है ना, ठीक है। A माइनस i देखना है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 1, और 1 माइनस 1 0, बाकी ये तो अपने जगह पर है, ठीक है ना। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1, इसकी रैंक कितनी है 1, 3 माइनस 1 2, इसका मतलब GM कितनी आ रही है 2। परफेक्ट ना, तो GM बराबर हो गया भाई, यानी इसका मतलब क्या है AM GM इन जनरल इक्वल है, दैट मीन्स ये डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। डायगोनलाइजेबल है उसको मैं टिक कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। ओके, सेकंड ऑप्शन 1 2 3, याद रखिए यहाँ पे 1 2 3 इस बात को भी पता होना चाहिए, है ना। 1 सिंगल टाइम, 2 सिंगल टाइम, 3 सिंगल टाइम, तो AM जो है इनके करस्पॉन्डिंग 1 है, तो GM भी 1, AM 1 GM भी 1, AM 1 GM भी 1, क्लियर ना। अगर किसी मैट्रिक्स में पूरे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो AM GM इन जनरल इक्वल होगा, इस वजह से सीधा सीधा क्या हो जाएगा डायगोनलाइजेबल, तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो गया, क्लियर है ना। अब बताते हैं ऑप्शन नंबर है ना सी की। ऑप्शन नंबर सी चेक क्यों करूँ मैं, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसमें भी आइगन वैल्यूज है 1 2 3, तीनों डिस्टिंक्ट, इसका मतलब GM इक्वल होगा इन जनरल, इसका मतलब ये भी हो गया डायगोनलाइजेबल। इंटरेस्टिंग ना, ठीक है। तो इसका मतलब A B और C तीनों डायगोनल, A B और D जब डायगोनलाइजेबल है, क्वेश्चन पूछा था कौन सा है जो डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर होगा C। परफेक्ट है ना। 2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 के लिए ही दिक्कत होगा, आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, ठीक है ना। जब आप चेक करेंगे तो पाएंगे, है ना, ये जो होगा आपका 1 के करस्पॉन्डिंग जब ये निकालेंगे ना, तो ये होगा 0, ये होगा 0 और ये होगा 1 1, देख सकते हैं रैंक है 1, और 3 माइनस 1 है ना,
ठीक है। तो रैंक कितनी है 2, 3 - 2 1, तो जो GM होगा 1 होगा, तो AM 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, लेकिन GM कितनी 1, इस वजह से AM GM इक्वल नहीं है। आप अच्छे से बनाकर देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है ना, कौन सा इसमें डायगोनलाइजेबल नहीं है और फील्ड आर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, CSIR दिसंबर 2014 का ही क्वेश्चन है, पार्ट सी का, याद रखना पार्ट सी यानी मल्टीपल चॉइस पॉसिबल है ना, एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर जो है, ठीक है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस हैव जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल टू 0 1 0 0 0 0 0 0, है ना। यानी ये जो ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं मैट्राइसेस, बताइए इनमें से कौन से मैट्राइसेस हैं, कौन कौन से मैट्राइसेस हैं जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो है, जेसी फॉर्म ये रखता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन से मैट्राइसेस हैं जिनका जेसी फॉर्म इसके इक्वल है, ये बताना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जेसी फॉर्म है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये होगा, है ना, किस फॉर्मेट में होगा, जेसी फॉर्म है तो ये होगा 0 0 1 0 और ये हुआ 0, 2 × 2 और ये 1 × 1, ठीक है ना। ओवरऑल है 3 × 3 मैट्रिक्स, बाकी क्या है 0, है ना। तो जो भी आपका जेसी फॉर्म हो एक्चुअल में इस फॉर्मेट में, और यहाँ से पता चलता है ना, चूँकि है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यूज़ क्या हैं देख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 इनके आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो x - 0 पावर 3 के फॉर्मेट में होगा, और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है ना x - 0 पावर 2 होगा, और यहाँ से पता चलता है कि डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं कौन सी है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं, ऐसा है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और है ना, ये मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, इनकी रैंक है 1, नलिटी है 2, ठीक है ना। यहाँ से देखो, रैंक है 1, नलिटी है 2, रैंक है 1, रैंक 1 है ना, नलिटी 2, रैंक 1 है, नलिटी 2, रैंक 2 है ना, इसका मतलब नलिटी 1 हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया भैया, बचा ABC, ठीक है ना। अब देख सकते हैं, है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और है पूरे आइगन वैल्यू 0, है ना। देख सकते हैं ये पूरे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, पूरे आइगन वैल्यू 0, इसका मतलब नीलपोटेंट, तो ये भी पूरे नीलपोटेंट है, नॉन जीरो नीलपोटेंट, नॉन जीरो नीलपोटेंट, सेम रैंक है, सेम नलिटी, सेम रैंक है, सेम नलिटी, परफेक्ट। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स होगी और मिनिमल पॉलिनोमियल्स होगी, और नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉट डायगोनलाइजेबल है, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब श्योर है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो इस तरह से और मिनिमल पॉलिनोमियल इस तरह से होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों की जो जेसी फॉर्म होगी ये होगी, है ना, दैट मीन्स ये होगी। इसका मतलब ये तीनों जो है इनके सिमिलर होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इनमें से ये तीनों मैट्राइसेस हैं जिनकी जो जेसी फॉर्म है वो ये होगा। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ बताया गया क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये जो चैप्टर था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने कोशिश किया मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का, इसलिए 7 क्वेश्चंस मैं बताया हूँ, ठीक है ना। और एक वीडियो के अंदर इतना बताना ये है ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनसे रिलेटेड जो मैंने बताया और भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ आज बताया गया क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जो चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा खुद का फेसबुक चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी है ना, ठीक है, DK मैथ्स ट्यूटोरियल के नाम से, और उसको आप बिल्कुल लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। और जहाँ तक नेक्स्ट वीडियो की बात है, ये चैप्टर तो हो गया फिनिश। लीनियर अलजेब्रा का सिर्फ एक ही यूनिट और एक ही चैप्टर में बोलूँ वो बचा हुआ है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बाय लीनियर फॉर्म, पॉजिटिव डेफिनेट इनडेफिनेट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा एक ठो जो चैप्टर है बचा हुआ है, बहुत बड़ा है वो भी ऑब्वियसली, वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं OD स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वो पैरेलली चलेगा, मतलब OD का एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा, देन जो लीनियर अलजेब्रा का जो लास्ट चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। और इधर रीजनिंग पोर्शन भी चलता रहेगा, ठीक है। तो वीडियोस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।